हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। आई होप सो। आज जो मेरे पास टॉपिक है बच्चा लोग, ये है आपका मिसिंग एलिमेंट इन डाइस का, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है, इस चीज़ को आज हम बारीकी से समझेंगे। मैंने आपसे पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ईजी वाले, जिनको सब लोग करा देते हैं, और लेकिन कुछ एक डिफ़िकल्ट टाइप होता है ना। तो आपको बहुत तरीके के मेथड तरीके से लोग आपको उन चीज़ों को सिखाते हैं, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि आपको ओपन डाइस बना करके क्वेश्चंस को समझाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ओपन डाइस को ओपन करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जहाँ दिक्कत होती है, जहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, वो मेथड मुझे कभी पसंद ही नहीं आते, क्योंकि अपने पास दिमाग कम है। जितना कम से कम दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपन लोगों के लिए। ठीक है बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें 2 डाइस आपको बेटा गिवन है और थर्ड डाइस में आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है ना। यहाँ क्या है आपको 1, 3, 5 और यहाँ है आपके पास 4, 3, 2 और यहाँ पर 3, 4 के साथ में एक क्वेश्चन मार्क दे दिया। ये इजी क्वेश्चंस में से एक होता है, ये आपका इजी टाइप है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कैसे देखो, अब आपको ये तो सारी चीज़ें ना डाइस पर थोड़ा सा फोकस, या डाइस के जब क्वेश्चंस लगाओगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओगे, तो ये सब आदत में आ जाएगा आपके। कैसे आदत में आ जाएगा कि देखो बेटा, यहाँ पे 3, 4 आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और 3, 4 ये दोनों नंबर ही किसी न किसी एक डाइस में यहाँ पर अवेलेबल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इन दोनों डाइस को देने के पीछे उसका पर्पज़ क्या है, पहले वो जान लो। इन दोनों डाइसेस को देने के पीछे सिर्फ उसका पर्पज़ है कि आप अपोजिट साइड्स को फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है, कैसे इन दोनों को, कैसे बेटा देखो, फटाफट से अपोजिट बताओ। यानी क्या है इसमें कॉमन, क्या है 3 है ना। तो 3 को रखा, अब ये था, इसके बाद क्लॉकवाइज गए तो 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा बेटा, 3 के बाद 1, देन 5 आ जाएगा। ये हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अगर पहली क्लास को नहीं देखा है तो फटाफट से इसकी पहली क्लास देख लो, जो डाइस की पार्ट 1 है उसको देख लो, है ना। यहाँ देखो, तो दूसरे डाइस के लिए बेटा 3 के बाद में 4 देन 2। ठीक है, 3 देन 4 और देन 2, और यहाँ पे 3 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, जो इनमें नहीं आया। तो इनमें क्या नहीं आया, इनमें नहीं आया 6। तो यानी यहाँ से हमने अपोजिट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है बेटा, अब ये जो क्वेश्चन वाला है टर्म, अब इसको क्या करेंगे अपन लोग कि इसको कंपेयर करते हैं। क्या ये दोनों नंबर सीधे सीधे कहीं मिल रहे हैं क्या? अगर इससे मिल जाता है तो टाइम बच जाता है। रीजन ये है, तो मैंने देखा कि ये 3 एंड ये जो 4 है, ये टर्म आपको सीधा सीधा मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या, देखो 3, 4 इसमें भी है, 3, 4 इसमें भी है। अब इनकी पोजीशन पे ध्यान देना है, सेम पोजीशन पर हैं या डिफरेंट पोजीशन पे हैं। देखो कैसे पता चलेगा बेटा, ये जो आस्किंग क्वेश्चन है इसमें 4 के लेफ्ट की तरफ क्या है, 3 है। 4 के यानी क्लॉकवाइज अगर मैं जाऊंगा तो 4 के क्लॉकवाइज बोल सकते हो, या 4 के लेफ्ट में 3 को बोल सकते हो। अगर मैं यहां देखूं तो 4 का लेफ्ट कहां होगा, इस साइड होगा, है ना, कंफर्म। तो 4 का लेफ्ट इस साइड है, यानी 4 के लेफ्ट में 3 नहीं है इस बार। ये कहां है, 4 के राइट में है। यानी इनकी जो पोजीशंस हैं वो स्विच करके रखी गई हैं। इनकी पोजीशंस कैसे रखी गई हैं, स्विच करके। एक बार दोबारा समझ लो बेटा, 4 यहाँ था, 4 से क्लॉकवाइज चले तो 3 मिला, है ना। 4 से क्लॉकवाइज 3, अगर मैं 4 से क्लॉकवाइज 3 इसमें चलता हूं तो नहीं मिलेगा। यानी कि इनकी जो जगह हैं वो कैसी हैं, स्विच्ड हैं। जब स्विच मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा बेटा, इस जो 2 का अपोजिट होगा वही इसका आंसर बन जाएगा। जो 2 का अपोजिट होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि 2 का अपोजिट क्या है बेटा, 5 है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर क्या बन गया अपने पास, 5 बन गया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो बेटा यहाँ क्या होता है, देखो उस कंडीशन को भी समझा देते हैं। क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पर 4 दे रखा होता, यहाँ 3 दे रखा होता, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया होता। तो अब दोनों डाइस को फिर से कंपेयर करते बेटा, 4, 3, 4, 3, 4, 3, देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे, 3 के क्लॉकवाइज में 4, 3 के क्लॉकवाइज में 4, है ना। 3 के क्लॉकवाइज में 4, 3 के क्लॉकवाइज में 4। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलता है, यहाँ पर आंसर आपका सीधा सीधा 2 मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम डाइस को ही यहाँ पर कॉपी कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सिंपल है ना, बेसिक ही है। कब बेसिक है,
जब आपको यहाँ पर क्या होता है, 2 नंबर जो क्वेश्चन आकृति है उसके 2 नंबर सीधे सीधे कहीं ना कहीं मैच कर रहे हो। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो देखो एक और हम इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या रहे कि सपोज करो आपको बोल दिया जाए 5, 3 और यहाँ रख दिया जाए क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा बेटा? 5, 3 और क्वेश्चन मार्क रख दें तो क्या होगा? तो देखो फटाफट से कि किस वाली आकृति से मैच कर रहा है सीधा सीधा। देखो इसमें 2 नंबर हैं, इसमें भी वही सेम 2 नंबर हैं, लेकिन क्या सेम पोजीशन पर है? नहीं, सेम पोजीशन पर नहीं है। जब सेम पोजीशन पर नहीं है तो क्या होगा इसका आंसर? इसका अपोजिट। यानी अगर डिफरेंट होंगे नंबर्स, डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे तो आएगा जो बचा हुआ थर्ड एलिमेंट है उसका अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट यहाँ आंसर होगा। अगर सेम प्लेस पर हैं तो आंसर क्या होगा? एज इट इज। सेम प्लेस पर जनरली आपको मिलेगा नहीं, तो ये भूल जाओ। तो तुम्हारे दिमाग में यही चलना चाहिए मोस्ट ऑफ। देखो ये हम लोग एक्चुअली आइडिया लग कैसे जाता है, हम देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, तो जनरली वो सीधा सीधा आपको देता ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर तो कोई भी देख के आसानी से कर देगा, है ना। तो फिर जो गिवन क्वेश्चन है उसका बनाने का उनका कोई पर्पज नहीं होगा। तो जनरली आपको बेटा लोग क्या मिलेगा? डिफरेंट ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा आपको? 1 का अपोजिट। 1 का अपोजिट है क्या? 4, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसी को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसको जनरली स्किप कर देते हैं लोग, तो उसको अभी समझाता हूँ ऑन दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी आपने 2 बेसिक टाइप देखे, अब हमने क्या उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर देखो कि कैसे उसको आंसर करना होता है। देखो बेटा, पहली 2 से फिर से एक बार मैं आपको क्या कहते हैं बता देता हूँ कि क्लॉकवाइज कैसे अपन अपोजिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन दोनों से क्या करेंगे बेटा? अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज दैट? 3 देन 1, पहले वाले डाइस की बात कर रहे हैं, देन 5। ओके, यहाँ बात करें तो बेटा 3 देन 4 देन 2। देखो 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 5, 3 1 5, यहाँ से 3 4 2, 3 4 2, तो ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के। और बेटा यहाँ इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? जो इनमें नहीं आया, क्या नहीं आया? 6 नहीं आया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात? ओके, तो अभी तो ये था कि हमने जो गिवन डाइस मिला था हमें, उस गिवन डाइस की खास बात क्या थी? उसके 2 नंबर कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे। अब इसके 2 नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, इसका सिर्फ 1 नंबर है जो मैच कर रहा है इस वाले में, और 1 नंबर है वो मैच कर रहा है इस वाले में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब कुछ लोग क्या है, बच्चों को बेवकूफ़ बना देते हैं कि ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन में कोई 1 मिला होगा। बेटा ऐसे नहीं होता ना, ऑप्शन से आपको कंफर्म आंसर जानना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि डाइस बना क्या है। देखो मैं समझाता हूँ, एक ही मेथड जो स्पेशल है, आपने कहीं नहीं सीखा होगा। अगर किसी ने कहीं सीखा हो तो मुझे कमेंट कर देना। ऐसे किसी ने इसको क्वेश्चन मार्क को नहीं बताया होगा, हालांकि कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन जैसे रैंकिंग में क्या होता था, रैंकिंग में फॉर्मूला लिखवाते हैं, टोटल नंबर बराबर होता है लेफ्ट से प्लस राइट से -1, जबकि मैं उसे यूज़ नहीं करता, आपने देखा होगा। मुझे तो बेसिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग वाले क्वेश्चंस अपने पास लगाने के लिए होते नहीं, क्योंकि अपना ऊपर वाला जो दिमाग है वो थोड़ा सा कम है, और कम दिमाग वालों को ऐसे मेथड चाहिए जो बहुत तसल्ली से ऑटोमेटिक अपने आप आंसर रिप्लाई करते हो। ठीक, चलो तो अब क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को जब आपके पास ऐसा कोई टर्म नहीं मिला है? देखो बेटा एक चीज़ समझो, आप अपोजिट जानते हैं, क्लियर? तो बेटा 4 के कोई अपोजिट है वो तो यहाँ नहीं आएगा भाई, 4 के अपोजिट वाला तो इसके नीचे आएगा ना। तो देखो 4 वाला यानी कि 4 के अपोजिट 1 है, तो 1 तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको मिलने वाले, 1 जो है वो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर तो नहीं मिलने वाला, यानी 1 और 4 हमारे आंसर नहीं है। अगर मैं 5 की बात करूँ तो बेटा 5 के अपोजिट में कौन है? 2, तो वो 2 भी यहाँ नहीं आ सकता। मैंने तो मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही ये चीज़ बात को डिस्कस कर लिया था कि बेटा अपोजिट साइड कभी साथ में नहीं आ सकते, वही चीज़, यानी ये दोनों तो नहीं आ सकते। अब यहाँ आ क्या सकता है? या तो आएगा 6 या आएगा 3। अब क्या होगा? आपको वही कुछ बेसिक सा फंडा जो लोग आपको अप्लाई करवा देते हैं,
कि बेटा ऑप्शन से देख के कर लो। भैया क्यों ऑप्शन से देख के कर लो, कितना सिंपल आंसर है भाई, कोई पता नहीं क्यों नहीं समझा था, मुझे तो नहीं पता चलता इस चीज़ के बारे में। देखो कैसे, अब बेटा तुम्हें पता है कि आंसर आएगा 3 या 6 में से कोई एक, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। दोबारा समझा देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि तसल्ली से चीज़ें एक बार में ही दिमाग में आ जानी चाहिए। हमने क्या किया, अपोजिट फाइंड आउट कर लिए, कन्फर्म। 4 के साथ में 4 का जो अपोजिट है वो नहीं आएगा, यानी कि 1 आंसर नहीं हो सकता, इतना समझ आया। 5 के साथ में 5 का जो अपोजिट है वो आंसर नहीं हो सकता, इतना समझ में आया। अब आना क्या है, या तो आएगा यहाँ 6 या आएगा मान लो 3, ठीक है बेटा। अब कुछ समय के लिए मैं जानबूझ करके गलत वाला ऑप्शन रख रहा हूँ आपके सामने। सपोज करो कि बेटा मैंने यहाँ रख दिया क्या, 3, मैंने यहाँ मान लिया कि इसका आंसर क्या है, 3 है। तो अब ये वाला डाइस भी इन्हीं डाइस में से एक है, यानी कि ये सारे जो डाइसेस हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आप कहोगे हाँ भाई एक ही डाइस है। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, 3 4 3 4 सेम है, 3 4 3 4। तो यहाँ भी जो नंबर है, अभी मैंने इससे पिछला क्वेश्चन कराया, अगर सेम होते हैं, ये दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है, डिक्टो, जैसे यहाँ दे रखे हैं वैसे यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ जो थर्ड नंबर है वो भी सेम ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी यही समझाया था, तो ये सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहाँ तो है 5 और यहाँ है 2, यानी कि ये तो गड़बड़ है। बात समझ आई कि नहीं, दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आ रही है मैं उसको और शॉर्ट मतलब आराम से तसल्ली समझा देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, सपोज करो कि देखो मैंने 3 मान लिया कुछ समय के लिए, ठीक है। अब चलो इन दोनों को मैच करते हैं, इन दोनों में मैच करते हैं कि इन दोनों का मैच क्या बना। तो बेटा इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहे हैं, अपने पास आ रहे हैं कॉमन नंबर अपने पास 2 है ना, क्या क्या 3 4 3 4। 3 कहाँ है, यहाँ, और इसके क्लॉकवाइज में कौन है 4। 3 कहाँ है, यहाँ, इसके क्लॉकवाइज में क्या है 4, यानी सेम है। तो ये भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। इट मीन्स ये हमारा 3 जो है वो इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 आंसर नहीं है तो हमने अभी तय कर लिया था कि 3 या 6 में से कोई एक आंसर होगा। जब 3 नहीं है तो आंसर क्या होगा अपने पास, 6 होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, टेंशन ना लो। लेकिन ये जो टर्म है, खासकर वो जब आपको डबल कॉमन नहीं मिलते हैं तब आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, इसी चीज़ को समझना है। 2-3 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, आराम से तसल्ली से इसे कंप्लीट कर लो अभी के अभी, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आपको देखा जाए तो CGL में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछ लेते हैं। बकाया आपके पोस्ट ऑफिस में भी ये क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ, यानी कोई भी क्वेश्चन है उसे आप स्किप कर ही नहीं सकते। स्किप नाम की चीज़ भूल जाओगे, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है किसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन रख रहा हूँ, उनके साथ हम इनको देखते हैं, ओके। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको डाइस है जो मैंने इस बार इस फॉर्मेट में बना दिया है, चेकआउट करते हैं। तो फटाफट से क्या करना है बेटा, ये आपको 1 नंबर वाला कॉमन वाला कॉन्सेप्ट देगा ही देगा, है ना। तो क्या है कि आपको यहाँ से कॉमन देखना है। तो बेटा क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो T दोनों में कॉमन है, तो T से क्लॉकवाइज चले, P आया, P से क्लॉकवाइज में क्या मिला, S, ठीक है। यहाँ देखते हैं T कॉमन है, T से क्लॉकवाइज गए, हमें क्या मिला U, एंड देन क्या मिला R, ठीक है। अब यहाँ पर T के अपोजिट में क्या होगा, तो उन्होंने वो एलिमेंट जो नया एलिमेंट था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया है, यानी कि T के अपोजिट में क्या मिलने वाला है, Q मिलने वाला है। P के अपोजिट में क्या है हमारे पास बेटा U है, और S के अपोजिट में क्या है बेटा R है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन डाइस पर, यानी यहाँ एक काम कर लेना, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना, आपको लग रहा हो कि ये कुछ नया नहीं है, तो एक काम कर लो, पहले ही वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो बच्चा लोग बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, फिर से देखो बेटा कि U अगर यहाँ है तो U के अपोजिट वाला जो टर्म है यानी कि P, यानी कि P तो यहाँ पर नहीं हो सकता, यानी ये वाला P और U वाला कॉन्सेप्ट हमारा हट गया, यानी कि इन दोनों अपोजिट में से कोई भी यहाँ क्वेश्चन मार्क पर नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ तो एक टर्म दे रखा है Q, तो यानी कि ये T और Q वाला कॉन्सेप्ट भी हट गया, यानी कि ये दोनों हमारे टर्म अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, S और R में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। S और R में से कोई एक आएगा। अब कौन आएगा ये कंफर्म नहीं पता। जब ये नहीं पता कि कौन आएगा तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसे कैसे समझना है। सपोज करो बेटा कुछ भी जो भी आप मानना चाहते हैं वो यहाँ पर आप मान सकते हैं। तो मैंने सपोज करो कि मैंने यहाँ पर माना
यहाँ पे क्या आने वाला है, एस आने वाला है, ठीक है। मैंने बस इमेजिन करके, क्योंकि दोनों में से कोई एक आने वाला है, तो यहाँ मैंने सोचा कि एस आने वाला है, ठीक है। अब इसको किसी एक से मैच करके देखो, किसी भी एक टर्म से मैच करके देखो। देखो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया यू क्यू एस और ये बन गया यू टी आर। यहाँ तक बात समझ आ रही है, हमने एस को बस नॉर्मली पुट कर दिया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, एक दूसरी स्ट्रिंग बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। u दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैं s को यहाँ रख देता हूँ कुछ समय के लिए, क्वेश्चन मार्क हटा के, तो आपके लिए और बेहतर होगा। तो u कॉमन है, तो u के बाद में कहाँ जाएंगे आप, r, u, देन हम चले गए किस पर, r पर, r के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, t पर, तो ये रख दिया t। अब यहाँ से देखें तो बेटा u के बाद में कहाँ जा रहे हैं आप, s, और s के बाद कहाँ जा रहे हैं आप, q, ठीक है। अब जो मेन फंडा है, वो मेन फंडा क्या है बच्चा लोग, कि ये दोनों आपके टर्म मैच होने चाहिए, यानी कि ये जो अपोजिट हैं ये हम सिर्फ ट्राई करके देख रहे थे कि क्या ऐसे बन पा रहा है। तो अगर इन दोनों में देखें तो बेटा यहाँ भी t के अपोजिट क्या है, q है, हमारे मेन टर्म में भी t के अपोजिट क्या था, q था, दैट इज़ फाइन। r के अपोजिट क्या है, s है, यहाँ भी r के अपोजिट क्या है, s है, तो अपने आप जो बकाया रह गए होंगे वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि मैंने यहाँ पर s रखा तो ये कंडीशन आपस में मैच कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो s है वो एकदम करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। अगर नहीं समझ आ रहा है s कैसे करेक्ट है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं अब इसका उल्टा फॉर्मेट बनाता हूँ। उल्टा फॉर्मेट मतलब सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने पहले ये माना कि यहाँ पर हमें मिलने वाला है क्या टर्म रख रहे थे अपन लोग, s और r में से कोई एक आने वाला था, ठीक है। तो मैंने रखा था यहाँ s, यहाँ पर सपोज करो कि हमने मान लिया कि यहाँ r है। अब तो ठीक है, ऐसे तो एलिमिनेट कर पाओगे और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दोनों में देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या टर्म है, u कॉमन है। तो देखो u और r दोनों सेम पोजीशंस पे ही हैं, हाँ या ना, कंफर्म। अब दोनों सेम पोजीशन पे हैं तो थर्ड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। भाई एक ही तो दिखा रहा हूँ डाइस, u टॉप पे है, r साइड में है, t यहाँ पर है, तो u टॉप पे है, r साइड में है, तो t भी यहाँ होना चाहिए, जबकि यहाँ है क्या, बात समझ है। ये दोनों एलिमेंट कैसे हो गए चेंज। अगर इससे कंपैरिजन नहीं कर रहे हो आप तो क्या करना है, अभी देखो s को दूसरे वाले से कंपैरिजन करा के दिखा देता हूँ और बेहतर समझ लो, यानी कि r यहाँ पे हमारा आंसर नहीं बन रहा था, है ना। तो अभी क्या है हमारे पास, सपोज s को पहले इससे कंपेयर किया था, अब मैं इससे कंपेयर करके दिखा देता हूँ। देखो इन दोनों में देखो बेटा, फटाफट से मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको कि आप जब क्वेश्चंस को करें तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि नहीं भाई इधर से ही कंपेयर करना है, इससे ही कंपेयर करना है। आपका आंसर हर जगह एकदम परफेक्ट रहेगा, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। चलो इन दोनों में देखें बेटा, तो इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं और यही चीज़ हम यहाँ बनाते हैं, क्या, एस टी पी और यहाँ पे क्या है, एस यू क्यू। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चा लोग, एस कॉमन आ रहा है ना। पहले और थर्ड डाइस को देख रहे हैं, एस, देन हमारे पास क्या है यहाँ टी, ठीक है, और टी के बाद में क्या है पी, क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखें तो एस के बाद में क्या आएगा बेटा, एस, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा क्यू, एंड देन क्या आएगा हमारे पास, ये u आएगा, एस टी सॉरी एस क्यू यू, ठीक है ना। s तो हमारा करेक्ट था ना, तो वही बस मैच करा रहा हूँ। तो यहाँ से देखो p के अपोजिट क्या आना चाहिए, u आना चाहिए। देखो बेटा p के अपोजिट u ही था अपने पास, यहाँ t के अपोजिट क्या आना चाहिए, q आना चाहिए। देखो t के अपोजिट q ही था, यानी ये क्या है आपस में मैच कर रहे हैं। कब मैच कर रहे हैं, जब मैं यहाँ पर s मान रहा हूँ। तो बस अगर यहाँ पर हम s को रखते हैं तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो यानी मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो डुअल ऑर्डर है, यानी दो में से कौन सा, दोनों में से कौन सा, वो चीज़ आपको बस हर बार ग्रैब करनी है, ठीक है। आई होप कि थोड़ा थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन जो मैं रखने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट से अपने आप बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा अगले क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये पॉज करो स्क्रीन को, इस क्वेश्चन को पहले खुद लगा के देखो। मेथड सिंपल मैंने तुम्हें बता दिया है, किसी से भी अब कुछ भी कहने समझने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपोजिट फाइंड आउट करो, उसमें यह आंसर हो सकता है, उसको रखो और फटाफट से दोनों आकृतियों को या अपोजिट्स को मैच करके देखो, ठीक है।
चलो बेटा, तो यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, यहाँ सॉरी कॉमन है हमारे पास 4 के क्लॉकवाइज काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 देन बेटा 1 देन 2, 4 1 2, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो बच्चा लोग 4 एंड देखो 4 यहाँ है, 4 देन 3 एंड देन 6, ठीक है। ये टर्म रहा 4 1 2 और 4 3 6, यानी 2 के अपोजिट 6 है हमारे पास, 1 के अपोजिट 3 है और 4 के अपोजिट वो है जो इनमें नहीं आया और वो क्या है 5। अब क्या करना है, यहाँ पर रखना है, यानी मुझे पता है, फटाफट से देख के देखो, ये देखो 2 के साथ वाला यानी ये वाला आंसर लिस्ट में शामिल नहीं होगा, यानी 2 के साथ में 6 तो आ ही नहीं सकता, जब 2 यहाँ है तो इसके अपोजिट वाला नहीं आएगा और 5 वाली वैल्यू भी नहीं आनी है, कन्फर्म। तो क्या आना है, 1 और 3 में से कोई एक आना है, ठीक है बेटा, 1 या 3 में से कोई एक आना है। चलो फटाफट से, अब किसी भी एक को मान लो, या तो वो आंसर में मैच कर जाएगा या फिर गलत होगा। अब गलत होगा समझ नहीं आएगा क्या, सपोज करो कि एक गलत आ रहा है, एक सही फिटिंग नहीं कर रहा है, तो आंसर तो हो गया ना, अब दूसरे को मैच करने की जरूरत नहीं है ना बेटा। तो एक ही मैचिंग में आपका आंसर बन जाएगा, चाहे वो सही आए तो आपका फाइनल आंसर वही है, गलत आए तो जो दूसरा बचा है वो आपका आंसर बन जाएगा। देखो बेटा फटाफट, सपोज कि मुझे नहीं पता कि इसका आंसर एक्चुअली क्या है, तो सपोज कि मैंने मान लिया 1, ओके। तो जब मैंने 1 मान लिया तो इस डाइस के साथ कंपैरिजन करते हैं, बताओ इसका कर पाएंगे क्या, तो इन दोनों का कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1 2 5 है और यहाँ पर आपका 3 4 6 है, ठीक है। तो इससे कंपैरिजन नहीं तो कहाँ बना सकते हैं, यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके। चलो, तो यहाँ पे 2 और 1 है, यहाँ पे क्या है 1 और 2 है, क्या सेम पोजीशन पर हैं ये लोग। देखो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ से देख लो, 2 के क्लॉकवाइज में कौन है 1, 2 के क्लॉकवाइज में कौन है 1 है, क्लियर सिंपल है। 2 के क्लॉकवाइज, ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी 1 और 2, यहाँ पर और 1 और 2, ठीक है। तो 2 के क्लॉकवाइज में कौन है 1 और यहाँ पे 2 के क्लॉकवाइज में 1 तो नहीं है, 2 के क्लॉकवाइज में 1 नहीं है ना। तो हमारे पास देखते हैं क्या ये हमारा सेटिंग सही कर पाएगा। देखो 2 के साथ में 1 क्लॉकवाइज पर, 2 के क्लॉकवाइज में 1, 2 के क्लॉकवाइज में 4, यानी कि ये तो अपोजिट स्लैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपोजिट स्लैब में क्या होता है, 5 के अपोजिट क्या रहा होगा 4 रहा होगा, तो देखो 5 के अपोजिट 4 ही है, यानी कि ये मैच कर रहा है। पता नहीं मैच कर रहा है कि नहीं। अभी क्या करना है, थोड़ा सा कभी कभार नॉइज़ की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसे अवॉइड करिएगा। अभी सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ से 1 हटा दिया बेटा, है ना, और यहाँ पर मैंने जानबूझ करके 3 रख दिया, ठीक, यहाँ पे 3 रखा है, 1 तो हमें पता चल गया, उसे छोड़ो। अभी यहाँ देखो, यहाँ सपोज करो 3 रखा है, तो अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, अब इन दोनों डाइसेस में 3, तो यहाँ से क्लॉक चलाते हैं 3, देन क्या आएगा बेटा 6, देन क्या आएगा 4, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आएगा 3, देन क्या आएगा 3 के बाद 5, ठीक है, और देन क्या आएगा हमारे पास 2, 3 5 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें 6 के अपोजिट क्या मिल रहा है बच्चा लोग 5, और यहाँ 6 के अपोजिट क्या मिल रहा है 2, यानी ये हमारी मेन आकृति को मैच नहीं कर पा रहा है। जब मेन आकृति को मैच नहीं कर पा रहा है, जब मेन आकृति को मैच नहीं कर पा रहा है तो क्या है, ये गलत टर्म है। किसकी वजह से गलत टर्म है कि हमने यहाँ पर क्या मान लिया था 3 मान लिया था, यानी 3 गलत है। जब आपको पता चल गया कि 3 गलत है तो क्या आंसर है हमारे पास 1, हमारे पास कंफर्म आंसर बन जाएगा। ऑलराइट, एक फाइनल आंसर और बताना है आप लोगों को, मैं एक फाइनल क्वेश्चन और रख रहा हूँ एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखो बेटा यहाँ पर है A F D और यहाँ पर है C D E और यहाँ पर E F एंड क्वेश्चन मार्क। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बनाने हुआ करें आपको, तो आप सिंपल तरीके से क्या करो, कोई भी डाइस बना लो, इनमें स्टार्टिंग एक नंबर कॉमन रखो, यहाँ पर एक ऑप्शन अपनी मर्जी से एलिमिनेट कर दो और उसे ट्राई करके देखो कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही मैं स्टेटमेंट चालू करता हूँ अपना। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है D,
दोनों में, इन दोनों में यही तो है ना, क्वेश्चन मार्क वाला ये अलग हो गया यहाँ। तो देखते हैं डी, और डी से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एफ, और एफ से आगे जाएंगे तो ए। ठीक है, इधर बात करते हैं तो यहाँ रहेगा डी, एंड देन डी से आएगा हमारे पास सी, एंड देन आ जाएगा ई। ठीक है, अब ए और ई है, यहाँ एफ और सी है। यहाँ इसके अपोजिट क्या होगा, डी के अपोजिट क्या होगा। एक्चुअली ये ऑप्शंस में आपको गिवन होता है, अगर नहीं है तो सिंपल सा फैक्ट है, ए बी सी डी तक बात हो रही है तो बट ऑब्वियस किसकी बात कर रहा होगा, वो बी की बात कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने एक टर्म अपने आप एक एज्यूम कर लिया, यहाँ वो हो सकता है कि नए टर्म बी की बात कर रहा हो, वो डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस हो जाएगा, टेंशन ना लो उसकी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या टर्म अवेलेबल हैं जो हमारे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हो सकते हैं। तो देखो बेटा, सिंपल सा टर्म है हमारे पास कि ई वाला टर्म बनेगा नहीं क्योंकि ई वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एफ वाला बनेगा नहीं क्योंकि एफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी हमारे पास ऑप्शंस में डी या बी में से कोई एक आंसर आने वाला है। ठीक है, डी या बी में से कोई एक आंसर हमारे पास हमें मिल जाएगा। सपोज करो कि हम क्या करते हैं, सपोज करो कि बेटा हम पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास बी। ठीक है, हम बी की वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं कि बी हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इन दोनों डाइसिस को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, ई कॉमन दिख रहा है। देखो ई से क्लॉकवाइज गए तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एंड देन सी, ई डी सी। यहाँ से दिखते हैं तो ई, देन क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, बी, और देन क्या मिल रहा है, एफ। यानी यहाँ पर सी के अपोजिट में क्या आ रहा है बेटा लोग, एफ आ रहा है। यहाँ भी सी के अपोजिट में एफ था, ठीक है, दैट इज़ फाइन। डी के अपोजिट में क्या आ रहा है बेटा लोग, बी आ रहा है। यहाँ भी डी के अपोजिट में क्या था, बी था, और बकाया तो मैच हो ही जाएगा, यानी कि हमारा जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहाँ पर बेटा इसको और ऑल्टरनेट करने के लिए हम यहाँ पे डी मान लेते बाई चांस। अब ये थोड़ी पता है कि आप पहले बी मानोगे या डी मानोगे, तो आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉजिक लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डी मान लेंगे, देखो डी और एफ हो जाएगा, तो डी और एफ सेम पोजीशन पर रहेंगे, डी एफ, है ना। तो यहाँ पे डी और एफ सेम पोजीशन पे, तो थर्ड एलिमेंट कैसे आने चाहिए थे, सेम आने चाहिए थे। यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, ए है, दैट मीन्स ये गड़बड़ी हो जाती है, यानी डी और ए सेम नहीं आने, मतलब डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि आने कैसे थे, सेम आने थे। तो आप जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से। अब कोई भी क्वेश्चन लगा के देखो और चेकआउट करके देखो कि आपके आंसर बन रहे हैं या नहीं। मैं गारंटी देता हूँ आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से वही एक हमारी तरफ से आपके लिए बस एक ही काम होता है, हमें आपसे कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए होता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि अभी लॉकडाउन के सीज़न में क्या सब लोग घर पे हैं, तो आपका मोटिवेशन हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने घरों पे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमें लाइक कर रहे हो या क्या चल रहा है, आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट बना हुआ है तो कमेंट करो। तो इन सब चीज़ों को हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, उसके लिए रहता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला मेथड। ठीक है बच्चा लोग, चलो आज का यहीं पे समाप्त करता हूँ जो टॉपिक है उसको, और अगली बार होप्स हो कि आपके लिए कैलेंडर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन लोग ऐसे ही देखेंगे कि कैसे 10-10 से 15-15 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इवन आपको इतना तक बता देता हूँ कि अगर आपको कोई डेट ये देता है ना बेटा 1 मई सन 998877665431 या कुछ भी, इसको कौन सा डे होगा, आप कुछ ही सेकंड में इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो होप्स को मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कैलेंडर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।